हमारा जो मिशन है वो है इकोनॉमीज को एक्सेलरेट करना। या तो आप जॉब्स क्रिएट करेंगे या तो आप वर्कफोर्स को अपस्किल करेंगे। वी डोंट चार्ज अ सिंगल बक, इट्स ऑल आवर सर्विसेज आर ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा क्या मिल रहा है उससे? तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ जॉब सीकर, हम इंस्पायर करते हैं बच्चों को जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनने के लिए। क्या गवर्नमेंट एक्चुअली सपोर्ट करती है स्टार्टअप्स को? तो आप स्टार्टअप इंडिया देखिए, बिल्कुल सपोर्ट करती है। एक ब्रांड बिल्डिंग में एक्चुअली क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करती है? सबसे और ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर। रोमेश मिडिल क्लास फैमिली से आए, ही वाज इन्फेक्टेड विद पोलियो। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। आईआईटी में जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनका एडमिशन डिक्लाइन हुआ। वो डायरेक्टर ने बोला कि ये आईआईटी के जो इतने बड़े बड़े हॉल वेज हैं, आप चल ही नहीं पाएंगे। तो आप अभी वुमेन एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं उनको क्या सलाह देना चाहते हो? मतलब आप रेगुलर सैलरी चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, तो आप नॉर्मल कॉर्पोरेट नौकरी ज्वाइन करिए। बट अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, यू वांट टू सी द मनी, देन एंटरप्रेन्योरशिप इज द वे टू गो। सो अनुपमा जी, वेलकम टू द पावरफुल ह्यूमन शो। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप शायद हमारी सेकंड वुमेन एंटरप्रेन्योर काइंड ऑफ वुमेन है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां आती नहीं है और देखने को मिलता है 80-90% आर मेल एंड हार्डली 10% आर वुमेन जो कि आगे होके कुछ काम कर रही है एंड लाइफ में उन्होंने कुछ काम किया है। एंड हमने आपको शो में इसलिए बुलाया बिकॉज वी वांट टू लर्न योर जर्नी की मार्केटिंग में आपने क्या किया है, ब्रांडिंग में आपने क्या किया है, आप एक कॉर्पोरेट से लेकर एनजीओ तक कैसे आपका सफ़र रहा। तो सारा डीप अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेंगे कि मार्केटिंग में क्या होता है, कोई नया स्टार्टअप कर रहा है, कोई बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। जो हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है उसका मेन रीज़न ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका जो टाइम फ्रेम है ना वो कम हो जाए। हाँ जी। क्योंकि वो मैं चाहता हूँ कि यार आज मेरे को पता है कि ज़िंदगी कितनी सी है, कितनी फास्ट चीनी है, कि यार मैं उसका टाइम फ्रेम अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को यार 1-1.5 साल में ये करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसकी लर्निंग नहीं है क्योंकि लोग टाइम बहुत ज़्यादा निकाल देते हैं हर चीज़ में। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर साइड। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू अभिषेक, धन्यवाद आपका और आपकी टीम का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। आपके सवालों के जवाब मैं कोशिश करूँगी पूरी ईमानदारी से दूँ। सो अनुपमा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि मतलब आपकी बचपन की जर्नी कैसी रही यार? आप सो मेरे पिताजी इंडियन नेवी में थे और बहुत स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट पे थे, इसलिए हमें कभी मूव नहीं किया गया। तो मैं दिल्ली में ही पली बड़ी। सो स्कूल से लेकर कॉलेज तक की सारी जर्नी मेरी दिल्ली में ही हुई। फौजी माहौल में हुई। सो हमारे तो अच्छी लाइफ थी मेरी, प्रोटेक्टेड सेफ लाइफ। बट बहुत सारे पैसे नहीं देखे हमने कभी, बट और फैसिलिटीज़ हमने देखी और काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हुआ एज पार्ट ऑफ दैट। तो जब मैंने कदम रखा जॉब की साइड में तो आई फेल्ट कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और उस वक्त जब आप यंग होते हैं तो आपको लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं, राइट। आपके कोई फिक्स्ड आइडियाज़ नहीं होते। वो लगता है कि जो भी आएगा लाइफ में आई फील कॉन्फिडेंट इनफ टू डू इट। सो आई थिंक आई लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर दैट कि उन्होंने उस तरह से हमको मोल्ड किया कि लाइफ में कोई भी चैलेंज आए आप उसके लिए रेडी रहें। सो आर्मी बैकग्राउंड से आपके फादर थे? इंडियन नेवी में इनफैक्ट मेरे फादर जो INS अरिहंत थे, फर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ाइन सबमरीन इन इंडिया, इंडिजिनियसली डिज़ाइन, उसके चीफ इंजीनियर रहे हैं। ओके। सो 37 साल उन्होंने अपनी लाइफ के नेशन को डिवोट किए। सो घर में कैसा माहौल रहता है? मतलब अगर जो नॉर्मल फैमिली की बात करें वहाँ तो बिल्कुल अलग माहौल रहता है और एक आप डिसिप्लिन्ड वे में आप जब घर में रहते हो तो थोड़ा कैसा माहौल रहता है? तो डिसिप्लिन तो बहुत था। पापा बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, मम्मी थी फ्रेंडली। तो दोनों के बीच में बैलेंस बन जाता था। और पहले जैसे बोलते थे ना, कोई 4G 2G 3G नहीं होता था, मम्मी जी पापा जी होता था। तो हमारी बिल्कुल सेटिंग हो जाती थी। एक उनको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता था, बस एक बार आंख से देख लेते थे और वो मैसेज कन्वे हो जाता था कि यहाँ तक आप क्रॉस कर सकते हैं लिमिट और यही आपकी लिमिट है। बट हाँ, उन्होंने, हम 2 बहनें थी तो बट हमें कभी ये नहीं फील हुआ कि हम किसी चीज़ से डिप्राइव्ड हैं। और एक चीज़ उन्होंने हमेशा बोला कि आपको जो भी चाहिए फ्रॉम एजुकेशन पर्पसेस, से मेरा काम है आपको वो एक्सपीरियंस देना, वो एजुकेशन देना, उसके बाद आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ कहाँ ले जाएंगे। सो आई थिंक दैट वे आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। पर कैसा कन्वर्सेशन कैसा होता था? मतलब घर में कैसे बात करते थे आप लोग? मतलब ऐसा डिसिप्लिन में यस सर नहीं सर ऐसा कुछ चलता था क्या? नहीं, घर पे यस सर नहीं सर तो नहीं होता था। हाँ पापा हाँ मम्मा होता था। पर हाँ, मतलब वो सवाल जवाब नहीं होते थे इतना। मतलब पहले होता था कि जो बोल दिया गया और पापा ने बोला या मम्मी ने बोला कि ऐसा ही करना है,
तो वो हम लोग इजीली मान जाते थे। तो आज की पेरेंटिंग और पहले की पेरेंटिंग में डिफरेंस आपको लगता है ऐसा कुछ है? बहुत डिफरेंस है। मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है अभिषेक, उसको ना स्केर्सिटी जनरेशन बोलते हैं। तो हमें चीज़ें दिख रही थी पर हमारे पास वो चीज़ें थी नहीं। तो जैसे आप जो चाहते थे आपको इजीली अवेलेबल नहीं था। Right. तो जब हम लोग बड़े हुए तो हम वो कभी फीलिंग नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों के लिए ऐसा हो कि उनको अवेलेबिलिटी ना हो। तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया, हमने उनको ज़्यादा दिया। उनको एक सूट चाहिए तो हमने उनको 4 सूट खरीद के दिए। Right. क्योंकि हम अपनी लाइफ उनके थ्रू उस वक्त जी रहे थे। तो हमारे बच्चों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना चीज़ों की वैल्यू थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है। Right. क्योंकि मुझे याद है हमारे टाइम पे, एक मेरे जन्मदिन पे, एक मेरी सिस्टर के जन्मदिन पे, और कोई चाचा मामा जी कोई आते थे, दादा नानी, तो वो कोई कपड़े लेके आते थे। तो ये 3 या 4 सेट ऑफ कपड़े होते थे। तो हम बहुत संभाल के रखते थे, बहुत प्यार से रखते थे। Right. और बड़ी वैल्यू होती थी उन चीज़ों की। पर हमारे बच्चों के पास अलमारी खोले आप, कितने कपड़े हैं पता नहीं। Right. तो पेरेंटिंग में ये डिफरेंस है कि वी ट्राई टू बी देयर फ्रेंड, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग इन सम शेप और फॉर्म। क्योंकि हमारे बच्चे आजकल, मुझे लगता है मेरे बच्चे, मेरी 2 बेटियां हैं, तो मेरा कनेक्शन उनसे अच्छा है बहुत। दे आर मोर लाइक अ फ्रेंड टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि ना क्योंकि अभी जॉइंट फैमिली नहीं रही ना, हाँ जी। इसलिए हम शायद हमारे बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं। नहीं, प्यार तो देखो मम्मी पापा भी उतना ही करते हैं, अब उनके प्यार दिखाने का तरीका अलग है। हमारा प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा सा मटेरियल है। हाँ। हम चीज़ें लाके देते हैं। तो वही, मतलब आपकी अपनी बिटिया भी है, सो यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग। बट आई थिंक आजकल के बच्चे ट्रीट अस एज फ्रेंड, दे आर वेरी लॉजिकल। जैसे मैं बोल रही थी ना, मैं अपने फादर को कभी उठ पलट के जवाब नहीं दे सकती थी। अब बच्चे दे सकते मेरे बच्चे जवाब नहीं देते। आजकल के बच्चे जो जनरेशन में देखती हूँ उल्टा जवाब नहीं देते, बट दे गिव यू अ लॉजिकल रीजन। और वाई दे थिंक ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और काफ़ी बार में मैं देखती हूँ कि बहुत लॉजिकल रीज़न होता है जो मैंने सोचा नहीं, बट वो बच्चा अपनी तरह से बोल रहा है। और अच्छी बात है कि वो आपको फ्रेंड समझ के कन्वे कर पा रहा है। Right. ये हमने अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर पाते थे, बिकॉज वो जनरेशन मतलब वो इस तरह की हमारे आपको ऐसा कुछ लगता था कि क्यों कम्युनिकेशन गैप था? मतलब पहले अपन पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते थे, अभी बात कर पा रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है? आई थिंक उस वक्त के जो पेरेंटिंग स्टाइल्स भी थे ना, वो बहुत डिफरेंट थे। प्लस पेरेंट्स हमारे बहुत स्ट्रगल करते थे। their whole life was going into supporting the family. आज जो हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, उस समय कुछ सुविधाएं नहीं थी। उतना ही इतनी सैलरी आती थी घर में, उससे आपने घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, बाकी आसपास की चीज़ों का भी ख्याल रखना है। सो आई थिंक लाइफ वाज मोर ऑफ अ स्ट्रगल। तो इतना कम्युनिकेशन का उनके पास ना कभी टाइम ही नहीं रहा। तो जितना वो कर सकते थे उन्होंने हमारे लिए किया। बट आई थिंक उनका फोकस हमेशा लाइफ को आगे बढ़ाने में रहा कि हमारे बच्चों के लिए हम एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सके। और ऐसे करते करते ही लाइफ निकल गई। तो आपका मार्केटिंग में इंटरेस्ट कहाँ से आया? मतलब कैसे जगह, मतलब मार्केटिंग में इंटरेस्ट अभिषेक मेरा तो था ही नहीं इनिशियली। तो मेरे लिए बाय चांस हुआ। मैं अपना 3rd ईयर लॉ परस्यू कर रही थी पोस्ट ग्रेजुएट में, सोच के कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगी, बैठूंगी। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई, जॉब अपॉर्चुनिटी। टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरनेट कंपनी थी, इंडिया टाइम्स लिमिटेड। राइट। तो उसमें एक रोल था। तो मैं कॉलेज करने के बाद 6 घंटे वहाँ जाती थी काम करने के लिए। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था। तो मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में। और मुझे वो बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ही एम्पावरिंग लगा। क्योंकि वो एक जो बज़ होता है ना मीडिया का, जब आप ऑफिस, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में एंटर करते हैं वहाँ बहादुर शाह मार्ग में, वो अलग ही दुनिया थी। सो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और मैंने अपना लॉ एग्ज़ाम फिनिश किया, 3 साल की डिग्री फिनिश करी। पर मैंने अपने से ये सवाल पूछा उस वक्त कि 10 साल बाद मैं लॉ करके ज़्यादा खुश रहूँगी या मैं इस स्ट्रीम में ज़्यादा खुश रहूँगी। और संयोगवश मेरी जो बॉस थी वो कॉर्पोरेट में मूव हुई, एक बड़े कॉर्पोरेट में अपनी टीम बना रही थी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि वुड यू लाइक टू वर्क विथ मी? एंड मैंने कहा बिल्कुल, आई लव टू वर्क विथ यू। और बस उसी तरह से आई केम ओवर टू द कॉर्पोरेट साइड। और ऐसे करते करते 20-22 साल निकल गए। और मैंने बिल्कुल ही ग्रास रूट से स्टार्ट किया एज एन एग्जीक्यूटिव। बट अगेन कॉर्पोरेट साइड भी बहुत ही यूनिक दुनिया थी। तो पहला दिन आपका ऑफिस का कैसा रहा? मतलब आपको क्या यूनिकनेस नजर आई ऐसी? मतलब क्या लगा कॉर्पोरेट साइड में? पहला जब जॉब था आपका टाइम्स ऑफ इंडिया वाला। एक तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ग्लास बिल्डिंग्स विद ऑल द ग्लैमर, व्हेन यू वॉक इनटू द ऑफिस इज वेरी माइंड बॉगलिंग
फॉर समवन हु कम्स फ्रॉम रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली। तो मुझे लगा कि मतलब यही लाइफ है, यही मैं जीना चाहती हूँ और यही मैं आगे करना चाहती हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग जो आप कह रहे हो, मेरे लिए एक्सपीरियंस था जब मेरे को क्रेडिट कार्ड वाला आया, वो बैंक वाला आया और उसने बोला कहा ये आपका कार्ड है और ये आपकी चेकबुक है, क्योंकि आपको हर जो नया बंदा ज्वाइन करता है उसको एक सैलरी अकाउंट खोला जाता था। तो उसको एक सैलरी अकाउंट का किट मिलता है। आई थिंक वो मेरे लिए बड़ा एम्पावरिंग था कि मैं पहले कार्ड डाल के पैसे निकालूं। सो आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस, दैट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। कैसे, मतलब क्या किया आपने पहले दिन? पहले दिन बस मैंने पूरा एक तो सारी जगह देखा एंड आई मेट माई कलीग्स एंड काम तो कुछ उस समय हमें ज़्यादा आता नहीं था क्योंकि हमने बिल्कुल ग्रास रूट से ही सीखा। बट आई थिंक वही मतलब एक एस्पिरेशन होती है, आप में एक हंगर होती है कि मैं ये चीज़ मैं करना चाहती हूँ और मैं सीखना चाहती हूँ। आई थिंक वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग। मतलब बहुत ग्लैमरस ऑफिस है क्या? मतलब हाँ, मतलब आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाए आप, मतलब यू कैन फील द डिफरेंस। अब शायद नहीं लगता मुझे व्हेन आई वॉक इनटू अ कॉर्पोरेट ऑफिस बिकॉज इट्स बट उस वक्त आई थिंक एज कॉर्पोरेट्स पे कमिंग इनटू द प्ले, उस समय बीपीओ बूम बस स्टार्ट ही हो रहा था बस। तो लोगों ने देखा ही नहीं था उस तरह के ऑफिसेस। हमने सरकारी ऑफिसेस देखे थे, जैसे पुराने बैंक्स होते थे, घचड़ मचड़ हो रहा है, भसड़ हो रही है। पर यहाँ पे इट वाज लाइक रियली कॉर्पोरेट। एक सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है, गार्ड बैठे हुए हैं, आपको कार्ड से स्वाइप इन करना है, और दोस फोटोग्राफ खींची जाती थी आपकी। सो इट वाज रियली दूसरी दुनिया। तो आप एक बिग कॉर्पोरेट एसी ऑफिस से लेकर आपका एनजीओ तक का सफर, जहाँ पे आप शायद जब आप बात करी तो टिन शेड में आप बैठे थे, बहुत बारिश भी हो रही थी, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? कॉर्पोरेट से वाधवानी फाउंडेशन का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा। बट वाधवानी फाउंडेशन बिल्कुल ही टिपिकल एनजीओ जैसे हम एनजीओ समझते हैं ना, कि पुराना सा कोई फड़ी डडी सा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होगी, अनस्ट्रक्चर्ड होगी। हम लोग जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं, हम लोग हमारा दिल कॉर्पोरेट उसका है, स्टार्टअप का, और सेटअप बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसा है, प्रोसेसेस बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसे हैं। टारगेट्स हमारे बिजनेस टारगेट्स नहीं है। मेरा टारगेट पैसा कमाना नहीं है, मेरा टारगेट है मैं कितने लोगों को मैंने अपस्किल किया, कितने लोग रेडी है जॉब के लिए, और कितने जॉब्स मैंने क्रिएट किए। तो वो जो हमारी फोकस है वो एक्चुअली वी आर मोर लाइक अ हाईटेक सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल गुड, अगर मैं उस तरह से कहूँ। सो इट्स वेरी कॉर्पोरेट, इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड। तो उसके लिए मैं रोमेश और हमारी लीडरशिप को बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इस तरह से स्ट्रक्चर किया। तो आप रोमेश वाधवानी से मिले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, रोमेश से मिले हैं। एंड रोमेश इज अ टोटली कैरिस्मेटिक लीडर, वेरी विजनरी, 76 years old है। बट एट हिज एज ऑल्सो द एनर्जी दैट ही ब्रिंग्स, एंड इन स्पाइट ऑफ इतने कंपनीज वो रन करते हैं, वो फाउंडेशन को अपने हफ्ते का एक दिन टोटली डेडिकेट करते हैं, फ्रॉम द प्रोसेसेस टू अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एनजीओ है तो कुछ भी मतलब ये लोग कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली वेरी स्ट्रक्चर्ड इन द वे वी वर्क। हमारे रिव्यूज़ होते हैं रोमेश के साथ, जहाँ हमें पूछा जाता है आज जो आप कर रहे हैं 10 साल बाद उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो रोमेश आज में जी के विजनरी हैं बहुत। ये जो फाउंडेशन की बात हम कर रहे हैं, 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। तो 20 साल पहले उनका मोटो था जॉब क्रिएशन, जो कि उन्होंने 20 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि इकोनॉमी इसको एक्सेलरेट करने के लिए जॉब क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर इकोनॉमीज टू ग्रो। एंड वो 20 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। वो आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि लोगों को वर्कफोर्स को रेडी कैसे करें फ्यूचर के लिए। बट ये वो 20 साल पहले बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो उनका दिल बहुत बड़ा है। 80% ऑफ हिज वेल्थ he has totally dedicated to the foundation. तो मतलब थोड़ा बताओगे वाधवानी फाउंडेशन का मतलब कैसे स्टार्ट हुआ और एक्चुअली क्या करता है? So फाउंडेशन वाधवानी फाउंडेशन मल्टीपल लेवल्स पे ऑपरेट करता है। हमारा जो मिशन है वो है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में जॉब ग्रोथ और इकोनॉमीज़ को एक्सेलरेट करना। अब वो कैसे करेंगे? आप मल्टीपल लेवल्स पे करेंगे, या तो आप जॉब्स क्रिएट करेंगे, या तो आप वर्कफोर्स को अपस्किल करेंगे। तो हम स्किलिंग वाले एरिया में जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स से लेकर जो आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी हुए और आपके डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट्स हुए, उनको अपस्किल करते हैं जॉब के लिए। देखिए अभिषेक, क्या होता है ना, आज बच्चे जो निकल के आते हैं कॉलेजेस से, डिग्री होती है उनके पास, पर वो जॉब रेडी नहीं है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट में काम करने के लिए उनको स्किल चाहिए, कॉम्पिटेंसीज चाहिए, जैसे टीम वर्क, कस्टमर सेंट्रिसिटी हुआ, या प्रेजेंटेशन स्किल्स हुआ, या ईमेल राइटिंग स्किल्स हुआ, और आज AI स्किल्स हुआ, दे डोंट हैव दैट, सो दे आर नॉट रेडी फॉर द जॉब।
सो ऑर्गेनाइजेशन को उनको लेके बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम, मनी, एनर्जी, टू गेट देम अपस्किल्ड, यू नो, सो दे आर नॉट जॉब रेडी। तो हम लोग जो करते हैं, हमारे स्किलिंग प्रोग्राम्स इन बच्चों को अपस्किल करते हैं इन कॉम्पिटेंसीज में, ताकि वो जॉब रेडी हों। तो आप क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा क्या मिल रहा है उससे? सबसे बड़ी बात तो वही मैं आपको कहना चाह रही थी कि रोमेश का जो विजन रहा है, इट्स ऑलवेज गिविंग बैक टू द सोसाइटी। वो ये कहते हैं कि इस सोसाइटी ने मुझे बहुत सक्सेस दिया है, इट्स रियली हेल्प मी ग्रो एज एन एंटरप्रेन्योर। ही ऑल्सो केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, यू नो, बट बिकेम सो सक्सेसफुल, सो ही सेज इट्स माई टाइम नाउ टू गिव बैक। तो हमारा फाउंडेशन बेनिफिशरीज को और पार्टनर्स के साथ जो काम करता है, वी डोंट चार्ज अ सिंगल बक। ओके, It's all our services are offered free of cost to the beneficiaries and to our partners. और सारा जो इन्वेस्टमेंट आता है in developing the content, in developing the platform, the technology, जो हम देते हैं पार्टनर्स को, that is really developed totally through Romesh's philanthropy. ओके, So that is the biggest difference in us and any other NGO, because हम external funding लेते ही नहीं है, बिकॉज वो मिशन के जो मिशन का हमारे फाउंडेशन का मिशन है, क्रिएटिंग जॉब्स चेंजिंग लाइव्स, उसको डाइल्यूट करता है, क्योंकि 4 पार्टनर्स आएंगे, फिर 4 अलग तरह की चीज़ें आएंगी। तो हम हमारा फाउंडेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है जॉब्स बच्चों को अपस्किल करने के लिए, सो दे आर जॉब रेडी। दूसरा, हम एंटरप्रेन्योरशिप, अभी आप जॉब्स, इतने सारे जो बच्चे यूथ आ रहा है, यू नो, जॉब रेडी होके जॉब्स कहाँ से आएंगी? राइट, वहाँ पे आते हैं एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ जॉब सीकर, हम इंस्पायर करते हैं बच्चों को जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनने के लिए। आप कंपनी स्टार्ट करेंगे, 5 लोगों को हायर करेंगे या 10 लोगों को हायर करेंगे, आप उनके लिए जॉब क्रिएट करेंगे। Right. तो हम कॉलेज ऑनवर्ड्स ही इग्नाइट, एज पार्ट ऑफ आवर इग्नाइट प्रोग्राम, टॉप टियर कॉलेजेस में हम इग्नाइट प्रोग्राम ऑफर करते हैं एज अ सेमेस्टर प्रोग्राम। आप पूरा एक्सपीरियंस जी सकते हैं ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। अपना आइडिया अगर आपके पास अच्छा है, वाइबल आइडिया पूरा डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सपर्ट्स, गाइड्स एंड मेंटर्स। Okay. You know, so you exit college with a viable idea that you can actually take to investors or work with an incubator or an accelerator to actually develop it further. और सेकेंड लेवल पे हम काम करते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, तो ऑलरेडी किसी स्टेज पे है, अर्ली स्टेज पे है, प्रोटोटाइप स्टेज पे है, MVP या PMF स्टेज पे है। तो उस स्टेज में भी आप जानते हैं खुद ही, आप एंटरप्रेन्योर है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, Right. यू नो, navigating the different phases of the journey without any help or support or guidance, you know, or a mentor for that matter, बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग ये पूरा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन, बट यू अप्लाई टू अस, वी शॉर्टलिस्ट, हम देखते हैं आपका आइडिया में वायबिलिटी, दम है कि नहीं आपके आइडिया में। ओके, इफ इट्स जस्ट आपको मोमो की दुकान खोलनी है तो शायद आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, Right. यू नो, एंड यू वांट टू रियली एस्केलेट योर value, then you come work with us, we give you all the support, ऑल द सपोर्ट में क्या क्या है, मतलब from the resources to the skilling to the mentorship, one-on-one guidance, अगर आपको mentor से guidance चाहिए, expert connects, जैसे आप go to market strategy के बारे में सीखना चाहते हैं या आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को शार्पन करना है, तो आप हमारे साथ जुड़े, हम we will connect you to the right guide who can guide you through that. Plus we also take you all the way to the investors. अगर आपका तो pitch days होते हैं जो हम organize करते हैं, we connect you to that. Similarly, जैसे अगर आपका आइडिया बहुत अर्ली स्टेज में है, आपको इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर की ज़रूरत है, तो आप उनके साथ भी हम आपको कनेक्ट कर देते हैं। सो लॉट ऑफ आवर आइडियाज बाय दैट, यू नो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, हैव द पोटेंशियल ऑफ गेटिंग फंडेड। सो दैट्स ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप साइड। प्लस हम SFDs के साथ बहुत सारा काम करते हैं। सेम मॉडल, आप 25 करोड़ का ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, बट आपको 25 करोड़ से 100 करोड़ में कैसे लेके जाएंगे? आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज यू हैव टू रन योर बिजनेस, बट उसके लिए आपको मैनेजमेंट बैंडविड्थ फ्री करनी पड़ेगी, आपको अपना टाइम फ्री करना पड़ेगा। तो आपकी मैनेजमेंट सेकेंड लेयर अगर अपस्किल्ड होगी, तभी आप अपना टाइम फ्री कर पाएंगे, अदरवाइज आपका सारा ध्यान अपना 25 करोड़ का बिजनेस रन करने में बट ऐसा लगेगा। एक्चुअली अगर ग्राउंड पे जाए तो होता नहीं है ना। जैसे अगर मैं भी कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे लगता है बिजनेस करना बहुत ईजी है। अगर आपके पास फंडिंग है, पैसा है, चीज़ें हैं, तो आप डंप इन करो, पैसा बन रहा नहीं बन रहा वो बात की बात है, आपका बिजनेस बन जाएगा, लास्ट में IPO लॉन्च कर दो। बट एक बूट स्टेप कंपनी जो एक्चुअली रियल बिजनेस बनाने की कोशिश करती है, इट विल टेक टाइम, मतलब बहुत टाइम लगेगा बट उसमें। वो जो आप कह रहे हैं ना, जो शॉर्टन करना चाहता है उनकी जर्नी, अगर आप शॉर्टन करना चाहते हैं और आप बहुत सीरियस है, आई मीन द ओनली थिंग वी आस्क फ्रॉम द पीपल whom वी वर्क विद इज योर टाइम इन्वेस्टमेंट। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप हमारे पास आते हैं पर आपके पास टाइम ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस केस में तो सक्सेस होगा ही नहीं। पर अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वी आर गिविंग यू ऑल द सपोर्ट दैट यू नीड, आप उसमें पैसा भी नहीं लेंगे totally free of cost. Okay, if you're serious about it, you have a great idea, we will take you all the way, you know, and that's really what our objective is. जैसे मेरी कंपनी को स्केल करना है 500 करोड़ पे, बिल्कुल। will help me.
एब्सोल्युटली, प्लीज कम। हाँ मतलब कैसे करोगे आप थोड़ा सा क्या गैप्स है आपके बिजनेस में, द रियल स्टेटस। तो जो एक्सपर्ट्स की एक टीम होती है वो पूरे आपके बिजनेस को एवेल्यूएट करती है। उसके बाद वो एक टेलर्ड आपके लिए जर्नी क्रिएट करती है कि आप शायद ऑलरेडी मार्केटिंग अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको जीटीएस सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पर आप दूसरी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर, फाइनेंशियल वायबिलिटी कैसे बनाते हैं आप वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो आपको वो जर्नी टेलर करके देते हैं और उस तरह की सपोर्ट आपको दी जाती है। सो जो बिल्कुल ही अर्ली स्टेज पे है वो एक कोहॉर्ट बेस्ड मॉडल में ऑपरेट करते हैं, लिटिल मोर सेल्फ सर्व, जैसे थोड़ा सा आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें। बट जो ऑलरेडी MVP स्टेज पे, PMF स्टेज पे है और MVP जाना चाहते हैं, दे ऑलरेडी मेड अ सब्सटैंशियल जर्नी, उनको हम थोड़ा सा और ज़्यादा हैंड होल्ड करते हैं विद वन-ऑन-वन गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट, सो दैट दे कैन गो टू मार्केट सो अभी तक कितने लोगों को ऐसा अपन ने एंटरप्रेन्योरशिप किया है? ऑलमोस्ट 5000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स वी हैव सपोर्टेड 20 ईयर में। नहीं, मैं लास्ट 5 years की बात कर रही हूँ। लास्ट 5 ईयर में लास्ट 20 years में तो वी वुड हैव सपोर्टेड मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स। इनफैक्ट नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के बारे में आपने सुना होगा। इनफैक्ट आपकी एक जनरेशन आपसे पीछे है, ये 20 साल पहले नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क लॉन्च हुआ था अक्रॉस ऑल ऑफ द कॉलेजेस एंड ई-सेल्स इन इंडिया। तो बहुत सारे जो आज के एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंक्लूडिंग प्रैक्टो के जो फाउंडर हैं, वो सब NEN से जुड़े थे उस वक्त। That was their first spark to learn about entrepreneurship. In fact, अगर आप नेट पे जाके सर्च करेंगे आप फाइंड करेंगे शशांक ने काफ़ी बार हमें क्रेडिट दिया है कि मेरा फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटरप्रेन्योरशिप वॉज थ्रू द नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क, जो कि वाधवानी फाउंडेशन ने 20 साल पहले स्टार्ट किया था। तो और कौन कौन से फाउंडर है जो आपके यहाँ से निकले जो आज बिग नेम में काउंट होते हैं? अभिषेक, बहुत सारे नाम है, मैं गिना नहीं पाऊंगी ऐसे आपको। 4-5 नाम, कोई बढ़िया नाम। जैसे कैंपस फंड की हैं ऋचा वाजपेयी, जो अब कैंपस में बच्चों को एनकरेज कर रही हैं। शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द NEN प्रोडक्ट्स, प्लस अभी अपट्रूप था, और अभी रिसेंटली लॉट ऑफ विमेन फाउंडर्स ऑल्सो हु हैव बीन पार्ट ऑफ आवर जर्नी, गाड़ी घोड़ा, इस तरह से बहुत सारे हैं। आई विल नॉट इवन रिमेंबर द नेम्स ओके द पीपल, बट या यू विल फाइंड देम ऑल ऑन आवर वेबसाइट व्हेन यू गो देयर। तो नए स्टार्टअप बिजनेस या एंटरप्रेन्योर में के बारे में मतलब बात करते हैं अपन, तो मतलब यहाँ पे जो वाधवानी थे उन्होंने कितने लोगों को सपोर्ट किया, कैसे किया? जब आप रोमेश की बात कर रहे हैं, देखिए सी रोमेश सेटअप हिज एम्पायर इन द US इन द सिलिकॉन वैली। तब उन्होंने जब रियलाइज़ किया कि बिकॉज वो आए थे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, उनकी फैमिली में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं था, बट सबसे पहला एक्सपीरियंस उनका रहा जब IIT में उन्होंने कैंटीन स्टार्ट करी। उनकी उनको कैंटीन नहीं थी उनके हॉस्टल में, तो उन्होंने कैंटीन स्टार्ट करी IIT बॉम्बे में, और वो कैंटीन ने स्टार्टेड मेकिंग मनी। तो वो उनका फर्स्ट एक्सपोजर था हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो उस आइडिया को लेके उन्होंने फिर आगे जब सिलिकॉन वैली गए तो उन्होंने इस तरह से कंपनीज बिल्ड करना शुरू किया, और ही बिल्ड एन एम्पायर, एंड देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम he realized that I want to also give back, और उन्होंने कहा बेस्ट वे टू गिव बैक। और वेल्थ क्रिएशन जो बोलते हैं ना, वेल्थ क्रिएशन का बेस्ट वे इज, जब आप रेगुलर सैलरी चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, तो आप नॉर्मल कॉर्पोरेट नौकरी ज्वाइन करिए, आपको रेगुलर सैलरी आएगी, लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। बट अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, यू वांट टू सी द मनी, then entrepreneurship is the way to go. Okay. And that is why he invested back, created the foundation 20 years ago as a way to encourage more young entrepreneurs to start their journey. So women entrepreneur कितने हैं आपके पास और men entrepreneur कितने हैं, मतलब रेशियो? तो नंबर तो मैं मुश्किल होगा मेरे लिए बोलना, but I think it will be pretty much I would say 70-30 maybe. Because lots of the women are co-founders also. तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है तो it's only started by 2 men. It's also some of them also have women founders. So आपको क्या लगता है कि मतलब एक women entrepreneur को क्या challenges आते हैं लाइफ में? That's why they are not into entrepreneurship. See, as a woman challenges आते हैं आपको to balance home and expectations of running a business. क्योंकि कंडीशनिंग हमारी ऐसी होती है कि you have to manage both home and work. Right. But अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है. I think we are also learning not to be superwoman and ask for help. अगर so उस तरह से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी चेंज आ रहा है, and women are very creative in their thought process, very innovative, they think very differently. They also bring the softer side. Right. In any kind of a business. So I think it's always good to have women founders. तो आप अभी वुमेन एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हो उनको क्या सलाह देना चाहते हो, मतलब आप क्या बोलना चाहते हो कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए,
बिल्कुल बनना चाहिए, बट वही है, यू हैव टू फाइंड अ वे टू, आपको विजन होना चाहिए और आपको वो हंगर होना चाहिए, और अगर आपके पास वो विजन और वो हंगर है तो उस पर डटे रहिए, डोंट गिव इट अप, डोंट गिव अप योर ड्रीम फॉर यू नो फॉर मैरिज और फॉर एनीथिंग एल्स। चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, यू फाइंड अ वे टू मैनेज इट, क्योंकि पहले ना हम वो स्टेप ही नहीं ले पाते हैं। तो आप इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स को देख रहे हो, अब 4-5 सालों से आप जर्नी जी रहे हो, तो एक ब्रांड बिल्डिंग में एक्चुअली क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करती है? सबसे और ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर। आपके मन में जो होता है कि ये मेरे कस्टमर को पसंद आएगा, आपने कस्टमर से पूछा, आपने टेस्ट किया, तो यू नो आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बिकॉज आप अपने परसेप्शन से काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो वाई in my experience startups fail is because they fail to understand what the customer really wants. Okay. So you really have to go into the market, understand what your customer wants, be one of those customers and understand that side of the story. अगर आप नहीं कर पाए तो आप चाहे कितना भी पैसा इन्वेस्ट करें, कुछ भी करें, मतलब कितना भी बड़ी ब्रांडिंग करें, your brand won't be a success. The world we live in, there are so many options. आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप बहुत साल से जा रहे हैं, आपको एक खराब एक्सपीरियंस होता है, आप घूम के नहीं जाते, राइट, नहीं जाएंगे आप नहीं जाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड अगेन लिव अप टू द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। राइट, ऐसे तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और लॉन्ग टर्म विजन, इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब आदमी को एंटरप्रेन्योरशिप में क्या देखना चाहिए? देखो, दोनों ज़रूरी है, जो मैंने रोमेश से सीखा है। विजन बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से विजन पे जा रहे हैं, और वो विजन फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उसका होने का वहाँ। सो विजन हैज़ टू बी हाई, बट एग्जीक्यूट आप ऑन ग्राउंड करते रहें, यू नो। सो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में वो बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो भी आप शॉर्ट टर्म करते हैं, ये सवाल ज़रूर पूछिए कि ये लॉन्ग टर्म विजन को कैसे हेल्प करेगा मेरे। यू हैव टू स्टॉप एंड आस्क दैट क्वेश्चन कि आज जो मैं ये कदम कर ले रही हूँ, ये स्टेप कर रही हूँ, so what, will it help me reach my vision, or is it in some way connected to my vision? If it is not, you need to reevaluate. हम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ, जो सारे IITs के साथ है, काम करते हैं बहुत क्लोजली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, टू कमर्शलाइज रिसर्च। अब आप रिसर्चर हैं, आपने बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट क्रिएट किया है, या जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल कैंसर का कोई ड्रग है, या कोई ड्रग आपने रिकवरी के लिए क्रिएट किया है, पर आप उसको मार्केट नहीं करना जानते, right. तो हम लोग हेल्प सपोर्ट करते हैं टू हेल्प देम कमर्शलाइज रिसर्च। सो फॉर एग्जाम्पल WRCB हमारा IIT मुंबई में रन करता है, क्योंकि वो रोमेश का अल्मा मैटर है, 8 साल से रन करते हैं। ऑलमोस्ट 100+ बायो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हमने फंड किए हैं, जो हमने सपोर्ट किए हैं। तो वो WRCB का सेंटर है, वो प्रपोजल्स देता है और हेल्प करता है रिसर्चर्स को, और पूरी सपोर्ट देता है एज एन एंटरप्रेन्योर कि आप तो रिसर्चर हैं, पर आप उसको कैसे ले जाएंगे कमर्शियल बनाने में। सो ऑलमोस्ट 8 कंपनीज लाइक दैट हैव गॉट कमर्शलाइज्ड ओवर द लास्ट 8 years, और वी आर एक्चुअली एस्केलेटिंग। अब नेक्स्ट 1 week में आप यू विल हियर अ लिटिल मोर अबाउट दैट। वी आर एक्चुअली पार्टनरिंग विद अ लॉट मोर ऑर्गेनाइजेशंस टू रियली टेक दैट बिग। So that's the other side what we do, and then also we work very closely with the government. Okay. क्योंकि गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का, टू बी एबल टू क्रिएट जॉब्स और एक्सेलरेट इकोनॉमी। क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं आपके लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए। तो टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली द न्यू एज टेक्नोलॉजी, AI, ChatGPT, Gen AI, किस तरह से गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे AI मिशन इंडिया ने स्टार्ट किया है, तो हम लोग उसमें बहुत क्लोजली गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। बट क्या गवर्नमेंट एक्चुअली सपोर्ट करती है स्टार्टअप्स को? गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को। आप स्टार्टअप इंडिया देखिए, बिल्कुल सपोर्ट करती है। देखिए, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, बट वहाँ पे बट यू कैन फाइंड योर वे। अगर वही है ना, आपके पास वो हंगर है और विजन है, वो विजन के लिए देयर आर पार्टनर्स लाइक अस हु कैन हेल्प गाइड यू, बट आई थिंक द गवर्नमेंट इज रियली फोकसिंग ऑन इट। बट कभी कभी पॉलिसीज चेंज हो जाती, कुछ हो जाता है, तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। जैसे मान लो पेटीएम की बात करें अपन, इतने साल काम करने के बाद में एकदम अगर शट करना पड़े पूरा का पूरा बिजनेस, हाँ, सो इट्स अ पेन पॉइंट इन इंडिया। बट इज ऑल्सो फॉर द बट आई थिंक द गवर्नमेंट इज रियली एनेबलिंग इट नाउ। इस तरह की जो पार्टनरशिप्स है, स्पेशली जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स कर रहे हैं लोग, इज टू एनेबल दैट ओनली। क्योंकि सरकार भी, आई थिंक, आई डोंट थिंक वी आर ऑन रिकॉर्ड, बट सरकार ऑल्सो रियलाइजेस दैट कॉम्प्लिकेटेड है, तभी इट एनकरेजेस पार्टनर्स लाइक अस टू हेल्प स्ट्रीमलाइन द सिस्टम अ लिटिल मोर। जो मैं आपको कह रही थी, WGDT में हम एक्चुअली वर्कशॉप्स करते हैं IAS ऑफिसर्स से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ट्रेनिंग देम ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बट मुझे तो लगता है सब पैसा खाने के लिए बैठे हैं सारे गवर्नमेंट। 100% ट्रू है। नहीं, IAS ऑफिसर्स ये वो सब नहीं है सर? नहीं।
तो दीज गाइज आर एक्चुअली वांटिंग टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी में डर लगता है, नई टेक्नोलॉजी जो आई है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो हमारी टीम इनको ट्रेन करती है कि आप एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में फॉर एग्जांपल। या कल अगर आप पॉलिसी बनाएंगे, जो यंग वाले बच्चे हैं आई डोंट थिंक दैट्स रियली द केस यार, दे आर रियली डायनेमिक, वो कुछ करना चाहते हैं बट दे नीड द राइट गाइडेंस एंड डायरेक्शन एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इज रियली टाइटेंड। बट अभी बहुत सारी पॉलिसीज बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर देते हैं लोग, कभी जीएसटी में कुछ चेंजेस ले आते हैं, कभी कोई आप कुछ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हो उसके प्रोडक्ट में पॉलिसीज में चेंजेस ले आते हैं, फिनटेक में बहुत चेंजेस आ रहे हैं काफी। चैलेंजेस तो देख हमेशा रहेंगे अभिषेक, बिकॉज एज ग्रोइंग इकोनॉमी है चैलेंजेस रहेंगे, बट दैट्स द अदर थिंग आई हैव लर्नड इन वाधवानी फाउंडेशन, बी वेरी कंफर्टेबल विद चेंज। हमारा ना वी यूज दिस वी कॉल दिस रैपिड इंक्यूबेशन मेथोडोलॉजी, जो मैंने यहीं आगे सीखा है वाधवानी फाउंडेशन में, कि आप किसी को चीज़ को पहले टेस्ट करिए, राइट, यू नो टेस्ट करिए, उसको देखिए, थोड़ी देर ठहराव देखिए कि आपको कुछ उसमें रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है पिवट करिए, चेंज, डोंट हैव चेंज योर वे, यू नो। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग जो आप कॉर्पोरेट में इतनी आसानी से नहीं कर सकते, आप ट्राई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपने किस कंपनी को इवॉल्व होते हुए देखा है, मतलब आपके टाइम पीरियड में? थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप आप कह रहे हैं। देखो मैंने तो ये प्रैक्टो के बारे में ही सुना था, और मैंने जब कोविड हुआ था तो प्रैक्टो को यूज़ भी किया था, you know. So when I came to the foundation and I realized that it was a company that got its first spark from वाधवानी फाउंडेशन, बहुत ही इंस्पायरिंग लगा मुझे, क्योंकि कॉर्पोरेट में इट्स अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का कभी फोकस रहा नहीं, राइट, बट व्हेन आई हर्ड अबाउट द फाउंडेशन, जब मेरे को कंसल्टेंट ने कॉल किया, उसने कहा कि आपने वाधवानी फाउंडेशन का नाम सुना है? मैंने कहा नहीं सुना है। सो शी सेड यही इसीलिए हमें आपकी ज़रूरत है, बिकॉज 20 साल से रोमिश काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, बट मार्केट में विजिबिलिटी नहीं है, मार्केट में इसलिए विजिबिलिटी नहीं है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन पे फोकस ही नहीं किया। उनका ये मानना रहा कि अच्छा काम करेंगे तो पीपल विल नो, पर ऐसा होता है नहीं? ऐसा होता है ग्रास रूट लेवल पे लोगों को पता है, बट ऊपर नहीं पता है, बट आई थिंक 20 इयर्स काम करने के बाद वो सवाल पूछा जाता है कि क्या लेगेसी रही वाधवानी फाउंडेशन की। तो आई थिंक इसलिए यू नो वी स्टार्टेड फोकसिंग अ लिटिल बिट मोर ऑन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस। तो आपको क्यों लगता है कि ब्रांडिंग कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है? क्योंकि काम तो अच्छा ही चल रहा है यार। देख काम तो अच्छा चल रहा है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन डोर्स। कल मैं अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ जाके बात करना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए ये करना चाहती हूँ, मेरी द ओपनिंग ऑफ द डोर्स इज मच ईजियर, कि अगर मेरी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी आपने मेरे बारे में सुना हुआ है, यू नो, मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं करनी पड़ती। राइट, सो दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग फॉर द मार्केटिंग, हाँ, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस एब्सोल्युटली, और बेनिफिशियरीज जानना चाहते हैं, जान को शुड नो ना कि ये अवेलेबल है आपके लिए। Right. जैसे हमारे ये सारे जो स्किलिंग कोर्सेज की मैं बात कर रही थी, जो 15 कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड थी, ये सारे स्किल इंडिया डिजिटल, भारत स्किल्स, नान मुदलवन, जो स्टेट के काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, सब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई भी जाके वहाँ रजिस्टर करके ये कोर्स कर सकता है। उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है विच इज़ को ब्रांडेड वाधवानी फाउंडेशन एंड स्किल इंडिया डिजिटल से। आपने ये कोर्सेज के आपकी कॉम्पिटेंसीज ये रही, तो वो जॉब सीकर के पास, जब वो एम्प्लॉयर के पास जाता है, एम्प्लॉयर्स भी आजकल उस सर्टिफिकेशन को देख के बोलते हैं अच्छा आपने 15 कोर्सेज करे, आइए आप, you know, you get a better preference. So tier 2, tier 3 सिटी के लोग ज़्यादा हैं या फिर tier 1 के भी ज़्यादा हैं? tier 2, tier 3 सिटीज़ के ज़्यादा हैं, और हम लोग एक्चुअली ज़्यादा काम उनके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज देखो tier 1 में ना अपॉर्चुनिटीज़, जो tier 1 में पले बड़े हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ज़्यादा हैं, वो अपना दे फाइंड देयर वे। जो tier 2, tier 3 सिटी से आते हैं उनको चैलेंज आता है, तो वी रियली वांट टू वर्क विद देम अ लिटिल मोर क्लोजली, एंड ऑल्सो इवन एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि जो tier 2, tier 3 सिटीज़ में एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें हंगर ज़्यादा है टू सक्सीड, यू नो, दे हैव अ ग्रेट आइडिया, बट वो आइडिया को आगे तक कैसे लेके जाएं वो चैलेंज है। इट्स लाइक अ ब्लैक होल, यू नो, सो दैट इज़ वेयर वी वांट टू एनकरेज मोर एंड मोर पीपल। इसलिए भी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन ज़्यादा है। आप मेरे बारे में शायद पहली बार सुन रहे हैं, वाधवानी फाउंडेशन के बारे में बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, बट आई थिंक the more you hear about it, it's like it's there, it's available for anybody to access and totally free of cost. कोई वायरल मार्केटिंग कैंपेन के बारे में हुआ है कि आपने कुछ किया हो? सोच रहे हैं हम करें। हाँ अब क्योंकि हम अब यू नो रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपना कैंपेन, अपना मार्केटिंग कैंपेन। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि काफ़ी न्यू एज, न्यू जेन से रिलेटेड, बिकॉज जो यूथ है वो उस तरह की मार्केटिंग को रिस्पॉन्ड करता है। राइट। तो हाँ, वायरल मार्केटिंग वी आर थिंकिंग अबाउट इट। मैं उस मैं आइडिया अभी आपको रिवील नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक इट्स गोइंग टू कम इनटू, बट इट्स रियली अबाउट द इमोशनल कनेक्शन, यू नो। और जैसे मैं बात करूँ,
आपकी पहली सैलरी, पहली जो आपने पैसे कमाए होंगे, वो बहुत मायने रखते हैं। वो जो मोमेंट है ना, जब आपके पास वो फर्स्ट मनी आया होगा, वो मोमेंट कोई नहीं बोलता। तो उस तरह की अगर आप कनेक्शन कर सके अपने ऑडियंस के साथ इन द एरिया दैट वी वर्क इन जॉब क्रिएशन, आई थिंक दैट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बिकम वायरल। राइट। आपके पास टीम भी है, बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम भी होगी। बहुत बड़ी टीम नहीं है हमारे पास, छोटी सी टीम है। हम लोग 8-9 लोग हैं जो पूरा ग्लोबली हैंडल करते हैं। और ये वाधवानी फाउंडेशन हम सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करते, हम साउथ ईस्ट एशिया प्लस मेक्सिको, लाटाम प्लस अफ्रीका में हम एक्सपैंड कर रहे हैं। सो ऑल द इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है, जहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत है, सो हमारा फोकस वहाँ पे टू बी एबल टू हेल्प देम, बिकॉज जो इंडिया में हमने लेसन सीखे, वी कैन इजीली इम्प्लीमेंट द सेम चैलेंजेस। बट इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, अभी तो इंडिया में कवर करना ही बहुत है, मतलब तो इंडिया में तो हम कर ही रहे हैं। 2030 तक आप पूछ रहे थे, हम हमारा प्लान है 2030 में ऑलमोस्ट 10 to 15 मिलियन जॉब्स क्रिएट करना, जॉब्स क्रिएट करना, 10 to million 15 जॉब्स की मैं एक्चुअली क्लेम कर सकूँ कि आपने हमने सपोर्ट किया आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। और ऑलमोस्ट व्हाट आर वी सेइंग 25 मिलियन पीपल हु आर जॉब रेडी, जॉब के लिए रेडी हैं, जो टू ब्रिंग देम इनटू द वर्कफोर्स। बट ऑलरेडी 20 ईयर हो गए हैं, मतलब व्हाट इज द विजन राइट नाउ? कितने सालों में आप करना चाहते हैं सब? यार, जब हमने शुरू किया ना, तो बहुत स्मॉल स्केल पे शुरू हुआ। विजन वही था, जॉब क्रिएशन और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना। बट आई थिंक हमारी भी बहुत लर्निंग्स रही हैं। सो अब जो हम कर रहे हैं, बहुत ही अब हमारा जो हम जिस लेवल पे हैं, विथ ऑल आर लर्निंग्स जो हमने सीखा, आई थिंक वी आर नाउ गोइंग इनटू एम्प्लीफिकेशन मोड, स्केल मोड पे जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है, छोटी छोटी चीज़ों में आप खुद जो कर रहे हैं ना, जो हमने रियलाइज़ किया, पार्टनरशिप्स। तो आप गवर्नमेंट के जो नेशनल प्लेटफॉर्म्स है, आप उनके साथ पार्टनरशिप करिए। कंटेंट हमारा है, प्लेटफॉर्म हमारा है, विच इज़ ऑल्सो GenAI एनेबल्ड बाय द वे। बिकॉज रोमेश की पहली कंपनी अमेरिकन रोबोट्स थी, वो AI, मैं कितने सालों पहले की बात कर रही हूँ, when AI was just coming into being. Right. So AI हमारे एक्चुअली DNA में, आपने कभी फाउंडेशन या NGO नहीं सुना होगा जो कि GenAI में बहुत ही एडवांस स्टेज पे काम करता है। अगर आप मेरे स्किलिंग कोर्सेज लेते हैं आके मेरी वेबसाइट पे, आप देखेंगे कि दे आर ऑल GenAI एनेबल्ड। आपके पास एक GenAI कोच और ट्यूटर है जो आपको हर उसमें गाइड करता है। तो कौन कौन से तरह के कोर्सेज? सारे कोर्सेज है क्या? मतलब जो 15 कोर्सेज है, जो हमने 15 कॉम्पिटेंसीज हैं जो ज़रूरी है और इन डिमांड है एम्प्लॉयर्स के लिए, तो वो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज है वो? जैसे मैं कह रही थी, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, कस्टमर सेंट्रिसिटी है, या फिर डिजिटल लिटरेसी है। इस तरह के 15 कॉम्पिटेंसीज है जो हमने एक्चुअली एम्प्लॉयर्स से बात करके, उन्होंने मैं बोला कि हमने उनसे पूछा, ऑलमोस्ट 2000 प्लस एम्प्लॉयज़ से हम, और रेगुलर हम काम करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, कि आपको क्या मिसिंग लगता है, जो नया बच्चा न्यू जॉनर आता है उसके लिए क्या मिसिंग लगता है। सो दे सेड दीज आर द स्किल्स दैट वी नीड। सो उसके बेसिस पे हमने पूरा कोर्स कंटेंट डेवलप किया है विद ऑल द लर्निंग साइंसेस। और अब वो बिल्कुल ही एनीवेयर एनी टाइम मॉडल पे है। तो आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप वो कोर्स कर सकते हैं। सो आपने एक्सेंचर में काम किया ऑलरेडी, राइट? तो वहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ कि एक्सेंचर में लोगों को एंट्री लेवल ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और अपन रिज्यूम की बात करें तो रिज्यूम के आजकल AI देख रहा है कि भैया कि रिज्यूम सही है या नहीं है, तो वहीं पे फिल्टर कर देता है। तो आपके रिज्यूम में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको वहाँ पे जॉब मिल सके? देखो, सबसे पुराना तरीका है, जब आप जॉब रोल देखते हैं तो उसके जो कीवर्ड्स हैं, जो जॉब सीकर मांग रहा है आपसे, जो हायरिंग मैनेजर मांग रहा है, आप AI को यूज़ करिए, वही कीवर्ड्स इंटीग्रेट करिए अपने रिज्यूमे में। क्योंकि अगर ChatGPT ही देख रहा है तो ChatGPT क्या ढूंढेगा? वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स ढूंढेगा। तो आप AI को यूज़ करिए स्मार्टली और उसको इंटीग्रेट करिए। आपको याद होगा, मुझे नहीं पता आपने किया कि नहीं, बट हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे तो जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, हम देखते थे जॉब में क्या, एक ही टर्म को जो अलग अलग तरीके से जाना जाता है ना हर कंपनी में। किसी में कॉर्पोरेट मार्केटिंग होता है, किसी में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है, किसी में मार्केटिंग बोलते हैं सिर्फ, किसी में मार्केटिंग कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो आप वो कीवर्ड्स को इंटीग्रेट करिए अपने CV में। वो हम मैनुअली करते थे, अब तो आपके पास ChatGPT है, करिए। तो आपका फर्स्ट लेवल तो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपके स्किल और आपकी कॉम्पिटेंसी पे है। राइट। आप CMO की पोस्ट पे ऑलमोस्ट उस पे है, राइट? सो अब हम बात करते हैं कि एक CMO के बीच में एक PR एजेंसी आ जाती है। तो जैसे हम जैसी एजेंसी जब रीच आउट करने की कोशिश करती है किसी CMO को बात करने, बट वो PR एजेंसी बोलती है यार नहीं, मुझे हम पहले बात कर लेंगे, उसके बाद में हम CMO तक जाएंगे।
तो उस पर्टिकुलर उसको कैसे क्रैक किया जाए और एक सीएमओ तक कैसे पहुंचा जाए उसको, अगर किसी को रीच आउट करना हो तो? यार हमारे केस में तो ऐसा है कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली रीच आउट, बट हाँ आप सही कह रहे हैं, काफ़ी बार लेयर्स आ जाते हैं लेयर्स बीच में। आते, राइट। पर जो मैंने देखा है, अगर आप मेरे को पिच करना चाह रहे हैं कोई अपना प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस, सो हाउ कस्टमाइज इज इट फॉर माई नीड्स, हाउ मच डू अंडरस्टैंड मी, हाउ मच डू अंडरस्टैंड माई पेन पॉइंट्स। इफ़ यू कस्टमाइज इट, इवन माई जो मेरा PR एजेंसी भी है या जो मेरी मार्केटिंग एजेंसी या ब्रांडिंग एजेंसी भी है, वो लेके आएगी मेरे पास वो प्रपोजल। अगर आप मुझे स्टैंडर्ड पिच करेंगे, मतलब वैसे ही 10 लोग मुझे वो स्टैंडर्ड पिच कर चुके हैं, आई विल इग्नोर यू। बहुत पर्सनलाइज मेल होना चाहिए, बहुत पर्सनलाइज चीज होनी चाहिए कि आप हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड मी वेरी क्लोजली, बिकॉज अभी रिसेंटली हमने एक PR एजेंसी एक्सरसाइज किया था, वी वर ट्राइंग टू हायर अ PR एजेंसी फॉर आवरसेल्व्स। तो उसमें भी आई थिंक डिफरेंस वही था। देखो, प्राइसिंग एंड ऑफरिंग्स सिमिलर होती हैं, बट आप द एजेंसी दैट रियली अंडरस्टैंड्स यू एंड पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू अंडरस्टैंड योर पेन पॉइंट, आप क्या चाहते हैं, आपका नज़रिया, आई थिंक वो कनेक्शन जहाँ हो जाता है, यू ऑलवेज गेट एन ऑडियंस। अब जैसे एक्सेंचर है, विप्रो है, TCS है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, सो वहाँ पे ये ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, तो यहाँ पे CMO की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब वो क्या करेगा CMO वहाँ पे? यार कॉर्पोरेट्स में जो मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अलग अलग काम करता है। उसमें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे आप क्लाइंट्स को एंगेज करते हैं। उसके अलावा आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं मार्केट में, जैसे एनालिस्ट हैं, मार्केट एनालिस्ट हैं, तो आपको उनके साथ कंटिन्यूस एंगेजमेंट रखनी पड़ती है। सो एनालिस्ट रिलेशंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, PR विद द प्रेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिस तरह प्लस इंटरनल कम्युनिकेशंस है, आपके 7 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, आपको उनको एंगेज रखना है, उनको कम्युनिकेट करना है। छोटी सी भी चेंज हो रही है वो उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करेगी, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ वेरी कनेक्टेड टुडे। मैं एक जाके ट्वीट करूँगी आपके बारे में, कुछ भी लिखूंगी, whatever I like to want to write, so it's very important। तो CMO का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो ये सारे लीवर्स को कंट्रोल करता है। कि आपका परसेप्शन नॉट जस्ट इंटरनल, एक्सटर्नल परसेप्शन भी क्या है, और इंटरनल एक्सटर्नल परसेप्शन अगर गैप होता है तब चैलेंज आता है। तो CMO का बहुत क्लोज रोल रहता है। आपके ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, अब आप उनको पोटेंशियल क्लाइंट्स को तो मार्केट कर ही रहे हैं अपने सर्विसेज, राइट, बट व्हाट अबाउट योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, उनके साथ भी आपको रिलेशनशिप बना के रखना है। तो इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड इन अ कॉर्पोरेट सेटअप। ओके, इट एंड डिजिटल मार्केटिंग है एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स है, देयर आर मल्टीपल लेयर्स। इतना डेटा है हमारे पास आज कस्टमर को समझने के लिए। सो आपका डेटा क्या बोल रहा है आपको, आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, बिकॉज आप विप्रो वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा, एक्सेंचर अंडरस्टैंड कर लेगा तो क्लाइंट चला जाएगा। राइट। इट्स वेरी इजी टू मूव। तो वाधवानी फाउंडेशन के लिए आप ऐसा क्या एडिशनल स्टेप कर रहे हैं जिससे उनके विजन में थोड़ा फास्ट ग्रोथ हो जाए? देखो, पहली बात तो हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, टू बी एबल टू टेल आवर स्टोरी मोर सिंपली। हमने 20 साल से जो आप काम किया है ना, हमने इतनी सारी चीज़ें करी हैं, पर वो कहानी कम्युनिकेट कहानी क्या है हमारी, व्हाट इज़ द वाधवानी फाउंडेशन स्टोरी। आई थिंक मेरा फर्स्ट कोर रोल यही था टू अंडरस्टैंड, पहले तो खुद समझना और फिर दुनिया को कम्युनिकेट करना थ्रू द डिफरेंट मीडियम्स। सो वी आर यूजिंग ऑल द चैनल्स नाउ, प्लस इंटीग्रेटेड स्टोरी आप बोलिए। एक मार्केटिंग कैंपेन आप रन कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे अलग कर रहे हैं, आप PR में अलग कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट। और देन इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड PR एंड ब्रांड परसेप्शन बिल्डिंग इज अ लॉन्ग टर्म। हमारी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है। ओके, तो लाइक आई सेड, जिन लोगों के साथ हमने काम किया है, they have great things to say about us, so we are also trying to use them as our ambassadors। मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगी अभिषेक हम ये सब करते हैं, तो शायद आप बिलीव करना आपके लिए डिफिकल्ट हो। अगर आपने मेरे से एंगेज किया और आपको मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो शायद आप ही मेरे बोले कि हाँ अनुपमा, if you have a good experience with you and I'd love to be your ब्रांड एम्बेसडर। मुझे कुछ रोमेश वाधवानी के कुछ इंसिडेंट अगर आपको पता हो, आपके साथ इतना कुछ काम किया हो, कुछ अच्छा रोमेश की आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंस्पायरिंग लगेगी। रोमेश व्हेन ही इन मिडिल क्लास फैमिली से आए, ही वाज इन्फ्लिक्टेड विद पोलियो। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। IIT में जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनका एडमिशन डिक्लाइन हुआ, क्योंकि डीन ने डायरेक्टर ने बोला कि ये IIT के जो इतने बड़े बड़े हॉलवेज हैं, आप चल ही नहीं पाएंगे, आप कैसे क्लासेस ही अटेंड नहीं कर पाएंगे आप विद योर कंडीशन, बट रोमेश वाज वेरी डिटरमिन्ड। ओके, ही अप्लाइड अगेन। तो उनका मेडिकल चेकअप होता था उस समय,
तो दैट टाइम डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं कैसे कर पाएंगे आप, तो ही सेड ये जो स्ट्राइट पूरी स्टेप्स है ना, आप मेरे साथ रेस लगाइए। ही सेड अगर मैं आपसे पहले पहुंच गया यू कैन नॉट डिनाई मी एडमिशन। तो उस वक्त उनको का डिटर्मिनेशन दिखा ना, ही वेंट अहेड एंड फिनिश्ड हिज IIT मुंबई से एजुकेशन उन्होंने किया। प्लस उनकी वन ऑफ हिज कंपनीज दैट ही स्टार्टेड, ही रियलाइज्ड इट डिडंट डू वेल। ओके, उनके पास इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्ट किया था सम बताते हैं वो 149 इन्वेस्टर्स के डोर पे उन्होंने आई थिंक 149 वाज द नंबर, 149 इन्वेस्टर्स से बात करी, बट उनको फंडिंग नहीं मिली। अल्टीमेटली जाके उन्हें फंडिंग मिली। सो एक जो ग्रिट और डिटर्मिनेशन होता है ना सक्सीड करने का, रोमेश की स्टोरी तो बहुत इंस्पिरेशनल है। तो उनकी एक कंपनी डिडंट डू ग्रेट, तो इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया था, बट ही डिडंट लेट हिज इन्वेस्टर्स सफर। ही पेड बैक द मनी, he invested, he created another company, he made more money and he actually paid them back. So इस तरह का जो इंटीग्रिटी है ना, वो बहुत रोमेश से आप कभी मिलेंगे तो आप उनकी कहानियाँ सुनेंगे। सो इट्स एक्सट्रीमली वेरी इंस्पायरिंग, और दिल बहुत बड़ा है उनका। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, ब्रांड इज़ द वैल्यू जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और उस वैल्यू को आप कस्टमर को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, दैट इज मार्केटिंग। ब्रांड इज योर व्हाट मेक्स योर कंपनी, आपका एसेंस क्या है कंपनी का, आपकी प्रॉमिस क्या है। तो और बताइए, मतलब अब मैं एक तो डिफरेंट सवाल पूछता हूँ आपसे शादी के बारे में। बिल्कुल। मतलब अकॉर्डिंग टू यू सक्सेसफुल मैरिज क्या है? सक्सेसफुल मैरिज है जहाँ दोनों पार्टनर्स अपने एक दूसरे को स्पेस देते हैं वो करने के लिए जो वो करना चाहते हैं, but at the end of the day they come together and walk together in the path of marriage. तो अभी आपके हस्बैंड क्या करते हैं अभी लाइफ में? तो मेरे हस्बैंड एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी कॉर्पोरेट में हुआ करते थे, बट ही डज हिज ओन बिजनेस नाउ। और हमारी शादी को 22 साल 21 साल हो चुके हैं। सो इट्स बीन क्वाइट अ राइड सो फार। तो अभी बोला जाता है मतलब हस्बैंड वाइफ, मतलब कोई एक एंटरप्रेन्योर है और एक जॉब में है, तो दोनों की थॉट प्रोसेस में मैच मेकिंग नहीं हो पाती है क्या? क्योंकि वो जो एंटरप्रेन्योर है बहुत स्ट्रगल करता है और जॉब वाले की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि एक तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ठीक है, और ऑपोजिट्स इसलिए भी अट्रैक्ट बिकॉज एक बंदा चाहिए जो कि होल्ड करके रख सके, while the other person can do the take the risks. राइट। So मुझे लगता है इस तरह की पार्टनरशिप बहुत बढ़िया चलती है, क्योंकि एक बंदा है जो होल्ड करके रखता है, मतलब नॉर्मल लाइफ आपकी चलती रहती है, बट द अदर पर्सन कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट। बट वो सपोर्ट जब कह रहे हैं ना, वो सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वन पर्सन इज कंटिन्यू टू स्ट्रगल एंड द अदर पर्सन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स। तो उसमें पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को अपस्किल किया है अभी कुछ सालों में, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके पास आते हो और बोलते हो यार थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मतलब। हम लोग हर हफ्ते बहुत बच्चों से बात करते हैं जिन्होंने हमारा कोर्स कंप्लीट किया और उनकी जॉब लगी। सो ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल ही रूरल बैकग्राउंड से हैं, पेरेंट्स फार्मर्स हैं, तो उन्होंने बच्चों ने स्ट्रगल करके पढ़ाई करी, पेरेंट्स ने किसी तरह से फीस पे करी, वो बच्चा कॉलेज या VTI वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ITI तक पहुंचा और उसने ये कोर्स किया। तो बहुत बच्चे हमारे पास मतलब आते हैं जिनसे हम रेगुलरली बात भी करते हैं, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द वेज इन विच वी वैलिडेट कि जो हम कर रहे हैं वो मतलब इज इट इम्पैक्टिंग एनीबॉडीज लाइफ। राइट। तो वो सवाल रोमेश हमसे हमेशा पूछते हैं हमारे रिव्यूज़ में कि कितने लोगों की लाइफ आपने इम्पैक्ट करी। तो वो हमारे लिए हमारा करेंसी वही है, हमारा करेंसी वही है, हमारा बिजनेस ग्रोथ वही है। सो आई थिंक लॉट ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे wadwanifoundation.org पे, आप यू विल फाइंड thousands of stories. You'll find thousands of stories also on our YouTube channels, where we ask the children to talk about कि उनकी लाइफ में कैसे चेंज हुआ। So अभी मतलब जैसे NGO की बात करें अपन, तो NGO रेवेन्यू बेस्ड पे काम करता है क्या? मतलब बहुत NGOs करते हैं, हम लोग नहीं करते, बिकॉज लाइक आई सेड हम लोग कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं लेते। तो हमारा टोटली फंडिंग जो आती है वो रोमेश फंड करते हैं उसको टोटली। तो हम ना तो कोई फंडिंग लेते हैं, ना मोस्टली हम फंडिंग unless it's for the commercialization piece of the research part जो हम करते हैं, we don't give the money। तो ऐसा बोला जाता है NGO में फंडिंग इसलिए की जाती है ताकि आपका जो टैक्स का पैसा वो बचाया जा सके। बिल्कुल बहुत सारे आप देखेंगे, आप अभी देखिए कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन NGOs हैं जो बड़े NGOs हैं, उनके FCRA वो कैंसिल हो गए हैं
बिकॉज वही आता है ना कि भी क्योंकि पैसा इट्स अ गेम ऑफ मनी ऑल्सो, राइट? सो विच इज़ वाई रमेश ने बहुत क्लियरली बोला था कि मैं एक्सटर्नल फंड में पैसे के चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं। बहुत बार जब मैंने इंटरव्यू दिया था फाउंडेशन में तो मैंने ये सवाल पूछा था, मैंने कहा डू यू हैव प्लान्स टू यू नो consider for external funding? They said no, right. because it dilutes the mission, it creates complexity, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए टू अपस्किल पीपल एंड टू एनेबल पीपल रादर देन फोकसिंग ऑन कि कितना पैसा कहाँ से आया क्या आया। सो दैट इज़ वाई हमारा मिशन बड़ा क्लियर है, यू नो, कि हम एक्सटर्नल फंडिंग नहीं लेते, बिल्कुल ही नहीं लेते। सो वी डोंट डील विद दोज कॉम्प्लेक्सिटीज एट ऑल, वो हमने लाइफ से हटा ही दिए। ऐसी क्या तीन चीज़ें हैं जो एक कंपनी की मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? एक तो आपके लोग जो मार्केटिंग में काम करते हैं, क्योंकि आइडियाज़ तभी आएंगे जब आपके लोग मोटिवेटेड और क्रिएटिव होंगे, बिकॉज दे आर द पीपल हु रन इट, दे आर द इंजन। दूसरा, द एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई व्यू, क्योंकि आप उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देते हो उस आइडियाज़ को। आप कितनी भी बात कर ले कि क्रिएटिव आइडिया लाइए, पर अगर आप उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम ही नहीं देते टू एक्चुअली टेस्ट इट आउट, then I think then there is तो वो कल्चर जो है ना वो बहुत इनोवेशन और फ्रीडम वाला कल्चर जो है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड थर्डली, विजन और फोकस होना चाहिए, क्योंकि there are lots of companies we have seen in the recent times who have spent billions on marketing and communications, you know, but they haven't succeeded. So और वो मैंने फाउंडेशन में आके तो बहुत क्लियरली सीखा है कि you have the flexibility to spend the money, but have a clear vision, आप क्यों स्पेंड कर रहे हैं, उसका क्या आउटकम होगा। सो अगर वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना तो आपका पाथ बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। एज ए सीएमओ, अगर आपके पास अनलिमिटेड बजट आ जाए, मान लो कि आपको बोला अनलिमिटेड बजट है, तो व्हाट मार्केटिंग प्लान यू विल डू? अगर मेरे पास अनलिमिटेड बजट आए तो मैं तो सारे स्क्रीन सब कुछ टेक ओवर कर लूँगी, आपका पॉडकास्ट भी टेक ओवर कर लूँगी और आपको सबसे पहले आपको वाधवानी फाउंडेशन के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आगे की लाइफ चलेगी। ओके। सो फ्रॉम airport billboards to everything, it's just going to be the foundation because the more people know about it, the more they benefit. तो आज मतलब हमने देखो मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी बातें करी है, अभी वाधवानी फाउंडेशन के बारे में बात करी है, और एक्चुअली मेरे को जानने को मिला कि मतलब देयर आर सम एनजीओज आर देयर, जो वन ऑफ द एनजीओज वाधवानी फाउंडेशन है, जो लोगों को अप स्किल करने में बहुत मदद कर रहा है। एक्चुअली लोगों के पास ये बात पता नहीं है। सो व्यूअर, अगर आपको मतलब इस पॉडकास्ट को अगर आप देखोगे तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर वाधवानी फाउंडेशन अगर आपको अप स्किल्स करनी है। एंड देयर आर सो मेनी कोर्सेज। अभी क्या वेबसाइट का नाम क्या है? वाधवानी फाउंडेशन वाधवानीfoundation.org ऑर्गेनाइजेशन है। आप सिर्फ वाधवानी फाउंडेशन गूगल में टाइप करेंगे तो वो आपको हमारे वेबसाइट पे ले आएगा, और होपफुली हमने वेबसाइट को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है, तो आप इजीली पहुंच जाएंगे कोर्स पर। मैं छोटा सी रैपिड फायर है, ठीक है, स्मॉल 5 मिनट्स मोर, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं। पूछिए। ऐसा कौन सा सोशल मीडिया ऐप है जिसके बारे में जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो? मेरे केस में तो, और मेरी जनरेशन के केस में तो फेसबुक है भाई अभी भी। सब लोग इंस्टाग्राम पे मूव कर चुके हैं और उसके आगे भी बढ़ चुके हैं, पर जब फेसबुक आया तब मैंने इट अलाउड मी टू कनेक्ट बैक विद माय फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल, कॉलेज, और मेरी जनरेशन तो अभी फेसबुक पर ही है, तो फेसबुक में रेगुलरली अपडेट करती हूँ। ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग? ऑनलाइन टुडे। एनजीओ में काम करने की 3 बेस्ट चीज़ क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी टू आइडिएट एंड एक्चुअली टेक इट ऑल द वे टू सी इट कम अलाइव, क्योंकि इतने गार्ड रेल्स नहीं होते, आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है टू बी एबल टू टेक योर आइडिया टू क्रिएशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, जो आपने किया, किसी की लाइफ इम्पैक्ट करी, वो जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। मुझे ये नंबर्स देख के कि इतने लोगों की लाइफ हमने चेंज करी, या किसी की टेस्टिमोनियल सुन के कि किसने बोला कि मैं गांव से आया था पर आज मैं KFC या अमेजोन में काम कर रहा हूँ, 17-20 हज़ार की सैलरी है मेरी, तो आई थिंक उससे बढ़िया और कुछ है नहीं। आपको ज़्यादा खुशी किससे मिलती है, पैसे से या सेवा करने से? बिल्कुल सेवा करने से, बिकॉज जब मैंने ये फाउंडेशन का डिसीजन भी लिया ज्वाइन करने का, मैं लाइफ के उस स्टेज पे थी कि मुझे लगा कि मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, रोल डेजिग्नेशन वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट वॉज कि क्या कर सकते हैं जो कि आपको खुशी मिले, टू बी एबल टू गिव बैक टू सोसाइटी। और अगर आप वो दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हैं, मार्केटिंग जो मेरा एरिया है ऑफ इंटरेस्ट है और जो मैंने किया है इतने सालों, अगर वो साथ में आप गिव बैक भी कर सके सोसाइटी को, तो उससे बढ़िया तो कुछ लगा ही नहीं मुझे। बट ये बात तो अपन तब बात कर सकते हैं जब हम पैसा थोड़ा कमा लें अपन।
उसके पहले तो शायद अपनी बात नहीं कर सकते। हाँ, आप सही कह रहे हैं, बिकॉज जब मैं यंगर थी, मतलब जॉब चेंज करते थे तो सबसे पहले कंसिडरेशन ये थी सैलरी कितनी दोगे, कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है, अच्छा आप इतने सैलरी दोगे तो चलो, तो उस वक्त हम सोचते नहीं थे। Right. बट आई थिंक इस बार की जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है ना, जेनजीज जो है और अल्फा जनरेशन जो आ रही है, वो सोचते हैं, दे वॉन्ट टू डू समथिंग पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल इन लाइफ, बिकॉज उनको वो स्केर्सिटी वाली बात नहीं है ना, उनको उनकी लाइफ कंफर्टेबल है, तो वो किस तरह से कंट्रीब्यूट वापस कर सके वो आज सोचते हैं, जो हम कुछ सालों बाद हम जॉब करने के बाद सोचते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू आपका गिव बैक। फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन क्या है? मेरा फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन कोई इन पर्टिकुलर तो नहीं है, बट हाँ, मैं डेफिनेटली मेरा गोल ये है टू टेक माई चिल्ड्रन एंड एक्सप्लोर द एंटायर वर्ल्ड। सो हर साल हम एक वेकेशन प्लान बनाते हैं, 6 महीने इस पे मैं अपने बच्चों के साथ काम करती हूँ, इन द सेंस वो पूरा एक्सप्लोर करते हैं डेस्टिनेशन, बजट बनाते हैं, हम बजटिंग करते हैं पूरी कि कितना हमारा स्पेंड्स होगा, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं एक डेस्टिनेशन एज अ ग्रुप। और काफ़ी हम घूम चुके हैं, बट मुझे लगता है कि ट्रैवल इज़ काइंड ऑफ वेरी लिबरेटिंग टू योर सोल, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और मैं अपने बच्चों को वो एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ। ट्रैवल करने से आपको लगता है कि मतलब माइंडसेट ओपन होता है, चीजें होती है, क्या क्या होता है इससे? बहुत सारी चीज़ें ओपन होती हैं, आप डिफरेंट कल्चर्स से मिलते हैं, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आपको इट अलाउज यू टू बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ। राइट राइट। आप मतलब वो कुएं का मेंढक बन के नहीं रह जाते, आपकी दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। एक्सपोजर जो होता है ना, आई थिंक वो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप चाहे अपने देश में ट्रैवल करिए, चाहे एक दिन के लिए करिए, चाहे 2 दिन के लिए करिए, पर ट्रैवल ज़रूर करिए, बिकॉज एक तो इट अलाउज यू टू कनेक्ट बैक टू नेचर, इट ऑल्सो अलाउज यू टू कनेक्ट बैक टू योर सेल्फ, क्योंकि ये जो भीड़ भाड़ की ज़िंदगी हमारी चल रही है, सुबह से शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता है, इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ अर्जेंट, बट अचानक से दिन खत्म हो जाता है, ऐसे करके 6 महीने साल खत्म हो जाते हैं। तो प्लीज़ ट्रैवल, इंटेंशनली ट्रैवल। एक स्किल्स जो आप खुद उसमें जिसमें मास्टरी करना चाहोगे? I think Gen AI is one skill that I really want to learn, continue learning more about. I think in the foundation हम already Gen AI में बहुत काम कर रहे हैं, but the way Gen AI is going, पहले सिंगल एजेंट था, अब मल्टी एजेंट्स की बात कर रहे हैं हम, जो एक एजेंट दूसरे एजेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, the way it's going, it's very disruptive. So I think you have to keep pace with it. And I think that's the internet के बाद, 90s के बाद, I think Gen AI is the biggest disruptor that's going to change our life. I'm using it in a lot of my marketing stuff. It's made my life very simple. तो 3 स्किल्स आप बता दो जो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। Gen AI तो बिल्कुल सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, और डिजिटल एनालिटिक्स सीखिए। ओके, डिजिटल एनालिटिक्स में क्या होता है? क्योंकि एनालिटिक्स में जो ये सारा डेटा आता है आपका, गूगल एनालिटिक्स एज फॉर एग्जांपल, और भी मल्टीपल टूल्स हैं, तो आपका कस्टमर का ओरिएंटेशन क्या है, क्योंकि डेटा बहुत सारी कहानी बताता है, आपकी और मेरी सबकी एक डिजिटल लाइफ है। राइट। तो आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, मैं आपके डिजिटल डेटा को देख के कर सकती हूँ, और आई कैन थ्रो अप एन एड। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू टुडे, राइट? इफ यू सी, आप और मैं किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, अचानक से आपके एड्स आना शुरू हो जाएंगे। दैट्स रियली AI एट वर्क। इट्स एनालाइजिंग व्हाट यू वांट, एंड इट इज़ बिकमिंग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स नाउ। आप देखोगे, आप सोच रहे हो बस मन में, आपने शायद बोला भी नहीं, बट वो आता है बिकॉज वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि इट्स एबल टू प्रेडिक्ट दैट व्हाट डज अभिषेक लाइक, और व्हाट वेयर डज ही वांट टू गो फॉर हिज नेक्स्ट वेकेशन। आपने इसके बारे में सुना है कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है अपन कुछ बोल रहे होते हैं और उसका ऐड आ जाता है, तो क्या एक्चुअली सुनते हैं क्या? देखो, माइक्रोफोन्स तो आपके ओपन होते ही हैं, देयर इज नो डिनाइंग इट। आई थिंक लॉट ऑफ कंपनीज डोंट डिनाई इट दैट द माइक्रोफोन्स आर ओपन, बट हाँ, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है बैठ के जो सुन रहा होता है। इट्स ऑल AI, राइट? AI इज एनालाइजिंग इट। आपके जैसे एक वर्ड आया AI करके, Gen AI सीखना है मुझे कोर्स, तो आप देखोगे वो पकड़ता है वो, और अगर उसके एड्स जैसे उसके वो है चल रहे हैं सीरीज़ में, और मैंने किसी ने मुझे पैसे दिए कि मेरा कोर्स आप उनके जो Gen AI में इंटरेस्टेड है उसको दिखाइए, सो यू दे विल गेट फ्लैश टू यू। So that's how it works. This is true thing. It's very true. Okay. So thank you, Anupama ma'am. Thank you so much for coming in this show. And thank you, Abhishek, for having me here. I really enjoyed this experience. It was my first podcast experience. I hope I lived up to your expectations. right. Absolutely right.